मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने विज्ञान के जो शिक्षण विषय हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। तो पीछे वाले वीडियो के अंदर अपने जो रसायन विज्ञान शिक्षण विषय है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो रसायन विज्ञान जो है केमिस्ट्री जिसको कहते हैं अपने, उसके अंदर अपने शुरू किया था जो टॉपिक टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि जिसको कहते हैं अपने, कि उनके बारे में अपने अध्ययन किया था। शिक्षण विधि आपको मैंने बता दिया था पीछे वाले वीडियो के अंदर कि शिक्षक जो है कक्षा में ज्ञान का स्थानांतरण करने के लिए, बच्चों को ज्ञान का संप्रेषण करने के लिए जो तरीके या विधियाँ अपनाता है उनको अपने शिक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, तो विधि जो है इसका अर्थ रीति या तरीका लिया जाता है ना। तो शिक्षण विधियों मतलब तरीका है एक प्रकार का जिसके द्वारा शिक्षक ज्ञान का स्थानांतरण करेगा बच्चों तक। तो अपने इनका जो है शिक्षण विधियों का समूहीकरण और इसका अर्थ और परिभाषा पढ़ ली थी पिछले वाले वीडियो के अंदर। अर्थ भी पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली, शिक्षण विधियों का समूहीकरण भी पढ़ लिया था। 3 समूह अपने बनाए थे, उसके अंदर वो अपने तीनों पढ़ लिए थे। ठीक है, अब अपने आज पढ़ना है इसके अंदर शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक तो ये रहेगा टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ। सब्जेक्ट अपना है पेडागोगी ऑफ बायोलॉजी नहीं है, केमिस्ट्री है सब्जेक्ट, यहाँ रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके अंदर अपना जो है टॉपिक टीचिंग मेथड रहेगा। तो इसके अंदर अपने आज पढ़ना है शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो है, मतलब कितने भागों में अपने इनको बांट सकते हैं, इनका जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इनको अपने 2 भागों में बांटते हैं शिक्षण विधियों को। पहला है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ, ठीक है, और दूसरा है छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ। ठीक है, अब अपने दोनों को पढ़ना है। तो पहले अपने जो है शिक्षण विधियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके अंदर ये पढ़ेंगे, फिर अपने उधर छात्र केंद्रित पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपने इनका अध्ययन करेंगे कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है ना, इनकी क्या विशेषता है, फिर अपने पढ़ेंगे छात्र केंद्रित। तो पहले अपने शुरू करते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ। अब शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ है, ये शिक्षण विधियाँ जो है नाम से पता चल रहा है शिक्षक केंद्रित है, मतलब इसके अंदर जो शिक्षक है वो मुख्य भूमिका में होता है और छात्र की जो भूमिका है वो गौण रहती है ना। छात्र जो है वो ये मानो कि निष्क्रिय रहता है और शिक्षक जो है वो सक्रिय रहता है। छात्रों की सहभागिता होती है लेकिन मुख्य भूमिका शिक्षक की रहती है। तो शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण विधियाँ हैं इनके अंदर ये इनकी कुछ अपने पढ़ते ऊपर इनकी बातें हैं, जैसे परंपरागत होती है। परंपरागत मतलब जो पुराने समय के अंदर शिक्षण विधियाँ उपयोग में ली जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना, और लंबे समय से जो चली आ रही है, तो वो शिक्षण विधियाँ परंपरागत है। पुराने समय के अंदर जो शिक्षक है बच्चों को ज्ञान देने के लिए लगभग इन्हीं विधियों का उपयोग करता था जो शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक इसमें मुख्य भूमिका में होता था। और परंपरागत के बाद मुख्य उद्देश्य जो शिक्षण विधियों का ज्ञान का स्थानांतरण करना होता है। ये शिक्षण विधियाँ क्या करती हैं, ज्ञान का स्थानांतरण तो करती है बच्चों तक, मतलब टीचर इन विधियों के द्वारा बच्चों तक ज्ञान तो पहुँचाता है, लेकिन इसके अलावा बच्चों के अन्य जो गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों का जो है विस्तार नहीं किया जाता है, या उन गतिविधियों को बच्चों की जो गतिविधियाँ अन्य होती हैं उनका विकास नहीं किया जाता है। सिर्फ ज्ञान का स्थानांतरण करने के लिए शिक्षण विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। शिक्षक इन विधियों द्वारा केवल ज्ञान का स्थानांतरण करता है। फिर लगभग 70% समय शिक्षक वार्तालाप भी लगाता है इन शिक्षण विधियों के अंदर। जब शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होगी और इसके अंदर शिक्षक जो है लगभग जो कक्षा के अंदर
क्लास है उसमें लगभग 70% समय क्लास का जो है वो वार्तालाप मतलब अपना ज्ञान बच्चों तक पहुंचाने में समय लगाता है। ठीक है, बच्चों की सहभागिता इसीलिए कम है क्योंकि 70% समय जो है उसमें तो शिक्षक वार्तालाप करेगा, मतलब अपने ज्ञान का बच्चों को स्थानांतरण करेगा, बच्चों की सहभागिता कम रहेगी। तो ये शिक्षण विधि जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां, अपने इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि ऐसी शिक्षण विधियां जिसमें शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है और छात्र की भूमिका या विद्यार्थी की भूमिका गौण होती है। ये शिक्षण विधियां परंपरागत होती हैं, है ना। पुराने समय के अंदर इनका उपयोग ज़्यादातर किया जाता था इन शिक्षण विधियों का, और इसमें शिक्षक जो है वो सक्रिय रह करके लगभग 70% समय जो क्लास का है तो बच्चों को ज्ञान देने में अपना लगाता है। ठीक है, अब आगे इन शिक्षण विधियों के अपने अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण शिक्षण विधियों के जैसे शिक्षण विधियों के अंदर एक होती है व्याख्या विधि। जब अपने शिक्षण विधियों का आगे वर्गीकरण के बाद एक एक करके शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे, टीचिंग मेथड जो है, तो उनमें एक आएगी व्याख्या विधि। ठीक है, व्याख्या विधि जो है ये एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। व्याख्या विधि के अंदर शिक्षक क्या करता है, जो विषय वस्तु होती है बच्चों को जिसको पढ़ाना है उसकी व्याख्या करता है कक्षा कक्ष के अंदर। जैसे कोई बच्चा बुक पढ़ रहा है उसके अंदर जो विषय वस्तु है तो शिक्षक जो है उसकी व्याख्या करता है साथ साथ। ठीक है, तो लंबे समय तक शिक्षक कक्षा कक्ष में व्याख्या करता है, बच्चे शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो व्याख्या विधि है, व्याख्या विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक जो है मुख्य भूमिका में रहता है, छात्र जो है वो गौण भूमिका के अंदर रहते हैं। फिर मौखिक संप्रेषण की एक विधि होती है, ज्ञान स्थानांतरण की मौखिक संप्रेषण। ठीक है, वर्बली शिक्षक जो है बच्चों को बोल करके ही समझाता है और बच्चे उन शिक्षक की बातों को सुनते हैं, है ना। व्याख्या में तो शिक्षक जो है शामपट का सहारा भी ले सकता है, चार्ट का सहारा भी ले सकता है, किसी मॉडल का सहारा भी ले सकता है। ठीक है, कोई भी प्रदर्शन की जाने वाली वस्तु की सहायता से भी उसकी व्याख्या कर सकता है। लेकिन मौखिक संप्रेषण में शिक्षक केवल और केवल बोल करके ही बच्चों को समझाता है। तो ये जो शिक्षण विधियां हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। इसमें शिक्षक की भूमिका मुख्य और छात्र की भूमिका जो है गौण रहती है। ठीक है, अब शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों की कुछ विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ती हैं। तो इसमें विशेषताओं में पहली विशेषता आ जाती है शिक्षक अधिक समय तक वार्तालाप करता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि शिक्षक जो है वो लंबे समय तक कक्षा कक्ष में ज्ञान का स्थानांतरण करने के लिए किसी भी शिक्षण बिंदु जो है उसकी व्याख्या करता है और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, है ना। शिक्षक जो है वो लंबे समय तक वार्तालाप करेगा, इसलिए बच्चे जो है हो सकता है उस समय में निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को सक्रिय रखने के लिए बीच बीच में बच्चों की सहभागिता जरूरी होती है। लेकिन इस विधि में ऐसा नहीं किया जाता है। शिक्षक अधिक समय तक वार्तालाप करता है और बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सिर्फ सुनते हैं। ठीक है, ये इस विधि की विशेषता है। दूसरी विशेषता इस विधि के अंदर है शिक्षक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय। अब लंबे समय तक शिक्षक जब वार्तालाप करता है और फिर बच्चे क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना। और छात्र जो है निष्क्रिय हो जाएंगे, शिक्षक जो है वो सक्रिय रहेगा। तो इस विधि के अंदर शिक्षक जो है वो सक्रिय और छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षक प्रधान शिक्षक विधि है, बच्चों की सहभागिता कम है इसमें, इसलिए बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला है पाठ्य वस्तु चयन शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार करता है। बच्चों को जो पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु है ना, जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, और उसका चयन अपनी सुविधा के अनुसार करेगा। बच्चों की सुविधा के अनुसार विषय वस्तु का चयन नहीं किया जाता। कहने का मतलब बच्चों की आयु, उनका मानसिक स्तर ध्यान में नहीं रखते हुए शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार विषय वस्तु जो पढ़ाने वाले उसका चयन करता है। यह भी इस विधि की विशेषता है। फिर इसके बाद छात्रों की सृजनात्मक शक्तियों के विकास के अवसर नहीं दिए जाते हैं। बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता के बारे में आपको बता दिया मैंने पहले वाले वीडियो में। तो बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मक शक्ति है, उनके विकास के अवसर शिक्षक की स्थिति में बच्चों को नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों की सहभागिता नहीं रहती, इसलिए बच्चों की सृजनात्मक शक्तियों के विकास के अवसर भी इस विधि में नहीं दिए जाते हैं। तो ये इस विधि की विशेषताएं थी। अब इस विधि की कमियां आपको साफ साफ दिख रही है कि इसमें बच्चे को जो है मुख्य भूमिका में नहीं रखा जाता, शिक्षक की भूमिका प्रधान होती है। यह इस विधि की कमियां बहुत बड़ी, क्योंकि बच्चों की सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो ये थी अपने पास शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां। ठीक है, अब अपने शुरू कर रहे हैं छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां। तो इसके अंदर छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां जो है, इसके अंदर अपने इसकी परिभाषा देखें तो नाम से अपने को पता चल रहा है कि ऐसी शिक्षण विधियां जिसके अंदर छात्र की क्रिया जो है या छात्र की भूमिका मुख्य होती है और शिक्षक की भूमिका गौण होती है। शिक्षक बच्चों की सीखने में सहायता करता है और मुख्य भूमिका बच्चों की रहती है। ठीक है, तो ये जो छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां हैं, इसके अंदर एक तो ये नवीन विधि है। पहले हमने जो पढ़ा था वो परंपरागत थी, पुराने समय से जो चली आ रही थी। ठीक है, ये है नवीन शिक्षण विधियां जो वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा विधि द्वारा तैयार की गई है, बनाई गई है। ठीक है, नवीन शिक्षण विधियां हैं, छात्रों को सब उत्तरदायित्व वाला बनाती है। अब छात्र जब समय करके सीखेंगे इन विधियों की सहायता से, तो उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। उत्तरदायित्व को अपना समझेंगे कि मुझे शिक्षक ने यह कार्य दिया है, मुझे पूरा करना है ना। जब ये बात सीख लेंगे तो उनमें उत्तरदायित्व की भावना आ जाएगी। ठीक है, तो छात्र जब समय करके सीखते हैं किसी भी क्रिया को, तो उनमें सब उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। यह शिक्षण क्रिया की आवश्यक है, शिक्षण क्रिया के अलावा। ठीक है ना, समाज में रहने के लिए भी बच्चे के अंदर सब उत्तरदायित्व की भावना होना आवश्यक होता है। इसलिए ये शिक्षण विधियां सब उत्तरदायित्व वाले बच्चे को बनाती हैं। फिर छात्र अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं। ये जो शिक्षण विधियां हैं, इसमें बच्चे जो है अपना जो अनुभव ग्रहण करते हैं, या अपने कर सकते बच्चे जो सीखते हैं, है ना। जब कोई कार्य बच्चों को दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, बच्चे उस कार्य को करते हैं तो उन्हें उस कार्य को करने का अनुभव होता है, उसमें से उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, तो बच्चे का अनुभव है। तो वो अपने अनुभवों का फिर विश्लेषण भी करते हैं, है ना। भी हमने जो अनुभव प्राप्त किया, आज जो सीखा, वो हमारे लिए अच्छा था बुरा था, वो हमारे कहाँ पे काम आएगा, है ना, उसे हम दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो ये होता है अनुभव का विश्लेषण करना। तो बच्चे इन शिक्षण विधियों में अपने अनुभवों का विश्लेषण भी करते हैं, क्योंकि बच्चा जब समय कार्य करेगा, उसका जो अनुभव होगा वो अपने साथ वाले बच्चों के साथ उस अनुभव को साझा करेगा और उस अनुभव का विश्लेषण भी करेगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण अपने अगर और देखना, जैसे कि अगर अपने गर्म वस्तु पे हाथ लगाते हैं तो अपने को प्रथम बार गर्म वस्तु पे हाथ लगाने से ये बात समझ में आ जाती है कि गर्म वस्तु पे हाथ लगाने से हमारा हाथ जल जाता है, ये हमारे को अनुभव मिल गया। तो फिर हम उस अनुभव का विश्लेषण करेंगे कि गर्म वस्तु पे हाथ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लगाने से क्या नुकसान होता है। ठीक है, इस प्रकार छात्र अपने अनुभवों का विश्लेषण करते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी परिभाषा बनाने के लिए ऐसी शिक्षण विधियां जो नवीन होती हैं या नवीन है, और इसमें छात्र की क्रिया मुख्य शिक्षण की क्रिया जो है या शिक्षक की भूमिका गौण रहती है, और छात्र को केंद्र बिंदु मानकर इन शिक्षण विधियों का निर्माण किया गया है। अब इन शिक्षण विधियों के कारण जो छात्र केंद्रित होती है, बहुत सारी शिक्षण विधियां लगभग ऐसी हैं सारी जो छात्र केंद्रित है। ठीक है, एक तो उदाहरण आपको लिखी है, जैसे प्रदर्शन विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि। तो प्रदर्शन विधि जो होती है यह छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है। इसमें छात्र की भूमिका मुख्य, शिक्षक की भूमिका गौण। प्रोजेक्ट विधि में कैसे होता है, इसके अलावा बहुत सारी विधियां हैं, जैसे प्रयोगशाला विधि है, विज्ञान के अंदर जो मुख्य विधि मानी जाती है, तो उसके अंदर शिक्षक बच्चों को कार्य बता देते हैं, बच्चे समय करके सीखते हैं प्रयोगशाला विधि के अंदर। तो ये शिक्षण केंद्रित शिक्षण विधियां हैं, इनका अपने आगे करके अध्ययन करेंगे। सभी शिक्षण विधियां जो शिक्षक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, एक एक करके सबका अध्ययन किया जाएगा। अब इनकी विशेषता, छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां जो है इनकी विशेषता क्या होती है क्वालिटी के अंदर, तो एक तो है छात्रों की सक्रिय से भागीदारी रहती है इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया कि इसमें जो बच्चे हैं वो सक्रिय या एक्टिव रहते हैं, क्योंकि शिक्षक सिर्फ सहायक के रूप में भूमिका निभाता है, कार्य बच्चे करते हैं। बच्चे को शिक्षण से संबंधित कार्य दे दिया जाता है, बच्चे सक्रिय रह करके अपनी सहभागीदारी निभाते हैं। ठीक है, बच्चे एक्टिव रहते हैं। पहले वाली जो अपने पढ़ी थी उसमें शिक्षक सक्रिय रहता था, छात्र बाद में निष्क्रिय हो जाते थे, क्योंकि शिक्षक की भूमिका मुख्य थी। इसके बाद है शिक्षक सभी
सरलीकरण करने वाला होता है। अब शिक्षक सरलीकरण करने वाले का मतलब बच्चों को कार्य दे दिया जाएगा, बच्चे उस कार्य को करेंगे, कोई समस्या है उसका समाधान निकालेंगे, कोई प्रोजेक्ट है उसको पूरा करेंगे, कोई समस्या उसका समाधान निकालेंगे। तो शिक्षक फिर क्या करेगा, अगर कोई बच्चों को कार्य दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया है, कोई सिद्धांत दिया गया है, कोई प्रयोग दिया गया है करने के लिए, अगर कोई समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा तो शिक्षक उनका क्या करेगा, सरलीकरण करेगा, बच्चों की उसमें क्या करेगा, सहायता करेगा ना, उसके कार्य को, अपने कार्य को आसान कर सकता है, उनको गाइडेंस कर सकता है ना, अपने अंदर उनको हिंट दे सकता है कार्य करने के लिए। तो शिक्षक सरलीकरण करने वाला रहता है, इसके अंदर कार्य बच्चे करते हैं। फिर है छात्र आवश्यकतानुसार अधिगम क्रियाओं का चयन करते हैं। अब बच्चे जब समय करने की कोशिश करते हैं, समय सीखते हैं वीडियो में, तो फिर जो अधिगम क्रियाएं, मतलब बच्चे ने जो सीखना है, अधिगम का मतलब सीखना है, तो बच्चे ने जो भी सीखना है उस सीखने से संबंधित जो क्रियाएं उसका चयन भी अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। मतलब बच्चे अपनी आवश्यकता सुविधा के अनुसार सीखने वाली जो क्रियाएं हैं उनका चयन करते हैं। इसमें शिक्षक अपनी आवश्यकता अनुसार चयन करता था विषय वस्तु का, इसमें बच्चे अपनी आवश्यकता अनुसार शिक्षक की सहायता रहेगी, इसमें शिक्षक की सहायता से अपनी आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों का चयन करते हैं। ठीक है। फिर है छात्र स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। जब शिक्षक बच्चों को कार्य करने के लिए दे देता है, ठीक है, बच्चे समय कार्य करते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है, उनमें किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती है ना, इसलिए बच्चे अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता थी छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों की। ठीक है, नवीन विधियां थी, उत्तरदायित्व वाला बच्चों को बनाती थी, अपने अनुभवों का बच्चा विश्लेषण करता था, सक्रिय सहभागिता रहती है बच्चे की भी और शिक्षक की भी। पहले वाले में शिक्षक सक्रिय था, बच्चे निष्क्रिय थे। ठीक है, तो आपका सारा विधियों का चयन करते हैं, छात्र स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। तो ये शिक्षण विधियों का वर्गीकरण था जो हमने पढ़ा, दो थे इसमें, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां और छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों के बारे में आपको मैंने बता दिया, इसको उदाहरण बता दिए, विशेषताएं बता दी। फिर हमने पढ़ा छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां, इसकी विशेषताएं बता दी आपको, इसके उदाहरण बता दिए। अब दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां और अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियों में क्या अंतर है। ठीक है, पहला तो जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां हैं, इसमें शिक्षक की भूमिका मुख्य रहती है और छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में शिक्षक की भूमिका मुख्य नहीं होकर बच्चे की जो है भूमिका मुख्य रहती है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां जो है, इसमें कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षक लगभग 70% समय जो है वो वार्तालाप के अंदर, मतलब अपना जो विषय वस्तु है उसकी व्याख्या करने में लगाता है। लेकिन जो छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां हैं, इसके अंदर ज़्यादा समय जो है बच्चे समय अपना कार्य करने में लगाते हैं, न कि शिक्षक व्याख्या करने में लगाता है। फिर शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण विधियां हैं, इसमें बच्चे निष्क्रिय रहते हैं और शिक्षक सक्रिय रहते हैं। जो छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां हैं, इसमें शिक्षक और बच्चे दोनों ही सक्रिय रहते हैं, क्योंकि बच्चे कार्य करके सीखते हैं और शिक्षक उनके कार्य करने में सहायता करता है। अगर और बात करें तो जो छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां होती हैं, ये नवीन विधियां हैं, है ना, जो बच्चों की मानसिक और शारीरिक योग्यता के अनुसार उनको पढ़ाने के लिए तैयार की गई शिक्षा विधियों के द्वारा। और जो अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि है, ये प्राचीन है, परंपरागत है, पुराने समय के अंदर इनका जो उपयोग किया जाता था। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है ना, शिक्षण विधियों का वर्गीकरण जो था ये आपको मैंने बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके बाद अपने जो अगला टॉपिक है वो कल की वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू।